गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अकाउंटेंसी क्लास में बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 45 लेके आए हैं। टॉपिक हमारा कौन सा है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बच्चों इससे पहले पिछले चैप्टर्स में भी हम इस टॉपिक को हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का हमने मीनिंग भी हमने किया था, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे ये भी हमने किया था, और उसके साथ साथ हमने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट भी प्रिपेयर किया था। तो उससे आगे हम करते हैं आज उसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में भी हम अप्लाई करेंगे, और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 45 जो है मैं उसके लिए करवा रहा हूं, जिससे कि हम अंडरस्टैंड उस टॉपिक को अच्छे से कर सकें। तो देखते हैं इस टॉपिक को, हम इस इलस्ट्रेशन को। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो उस टाइम पे कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी गिवन है, उनकी हमने जनरल एंट्रीज करनी है। तो सबसे फर्स्ट हमारी गिवन है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक को हमने क्या कर दिया? अंडर वैल्यूड कर रखा है। अंडर वैल्यूड का मतलब है जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी हमने उससे कम पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्टॉक को हमने बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जितनी स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम हमने रिकॉर्ड करी है, तो ठीक करने के लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। माने स्टॉक की वैल्यू क्या हुई हमारी? हमें इंक्रीज हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि स्टॉक हमारी एसेट है, उसकी ओरिजिनल साइड डेबिट होती है, और जब भी कोई आइटम इंक्रीज होगी तो ओरिजिनल साइड में ही वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो स्टॉक हमारा है वो इंक्रीज हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे। एंट्री हमारी हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अमाउंट हमारा कैसे आएगा। क्वेश्चन में या तो हमारे पास वो अमाउंट दे ही दिया जाता है जो हमारा चेंज हुआ है, या परसेंटेज दी जाती है। तो यहां पे हमने क्या मिला? हमें इन्होंने दिया स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारी कितनी है? 54,000। माने हमारे पास क्या दे दी? स्टॉक की बुक वैल्यू हमारे पास गिवन है 54,000, और कितने से अंडर वैल्यूड हुआ हमारा? 10%। बुक में जो वैल्यू हमने लिखी है 54,000, ये 10% अंडर वैल्यूड होने के बाद है। तो अब हमें कैसे पता चले कि कितनी वैल्यू अंडर वैल्यूड हुई है? क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू तो है ही नहीं जो कि अंडर वैल्यूड होने से पहले थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो बच्चों जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको एज्यूम करना पड़ता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 100। क्या मान लिया हमने? उसको 100 मान लिया। अब वो कितने से अंडर वैल्यूड हुई? अंडर वैल्यूड 10% से हुई। किसका 10%? ओरिजिनल वैल्यू का 10%, माने 100 का 10%। तो कितना आ गया हमारा? 10। अब बुक वैल्यू हमारी कितनी आई? बुक वैल्यू आफ्टर अंडर वैल्यूएशन। अब 100 रुपए उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी बच्चों, 10 से हमने उसको अंडर वैल्यूड कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे अंडर वैल्यूड करने के बाद? 90, माने 90 रुपए उसकी वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिलेशन बनाएंगे कि इफ बुक वैल्यू इज 90 देन अंडर वैल्यूड वैल्यू इज इक्वल टू 10। अगर 90 रुपए हमारी बुक वैल्यू है तो उसमें जो अंडर वैल्यूड हो गया वो कितना हुआ है? 10 हुआ है। और इफ बुक वैल्यू इज 1, अगर 1 इसको मान ले, देन तो अंडर वैल्यूएशन कितना हुआ हमारा? 10/90। और अगर बुक वैल्यू हमारी, इफ बुक वैल्यू इज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, 54,000, देन 10/90 मल्टीप्लाई बाई
54,000। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 6 पे चला हमारा, तो कितना आएगा हमारा ये 60,000, 6,000 कितना आएगा हमारा 6,000। माने 6,000 से हमारा जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड था। माने होना चाहिए था वो 60,000 और हमने लिख दिया कितना उसको 54,000, तो 6,000 से उसको हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी 6,000। तो ध्यान रखना है, यदि हमारे पास बुक वैल्यू दे दी जाए और अंडर वैल्यूड में परसेंट दे दिया जाए तो हम ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान के फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि अगर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक क्या हो जाएगा करे ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे ज्यादा पे हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। जब स्टॉक को कम करेंगे हम तो इसकी ओरिजिनल साइड होती है डेबिट, कम करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमारी क्रेडिट होएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड। अब फिर से हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वैल्यू जी, जैसे आपने वैल्यूड के केस में किया था ऐसे हम किसका केस करेंगे, हमें ओवर वैल्यूड का केस करेंगे। कैसे करेंगे ये केस हम, इसलिए इसमें इन्होंने दिया है कि जो बुक वैल्यू हमारी है वो हमारी है 66,000। कितनी है 66,000 हमारा है, और जो ओवर वैल्यूएशन है वो कितने परसेंट हमारा है 8%। तो फिर से हमें ओरिजिनल वैल्यू इसकी एज्यूम करनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100। अब ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जो हमारा है वो हमारा है 10%। किसका 10%, 100 का। तो वैल्यू जो बुक वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी, अंडर वैल्यूएशन था तो हमने माइनस कर दिया था, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस करके आएगी, तो कितनी 110, 110 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई होगी। अब हम क्या करेंगे कि बुक वैल्यू इज 110, देन ओवर वैल्यूएशन हमारा कितना है इसमें 10, और इफ बुक वैल्यू इज 1 देन ओवर वैल्यूएशन इज 10 by 110, और इफ ओवर वैल्यूएशन इज बुक वैल्यू इज 66,000 देन मल्टीप्लाई बाय 66,000 हम करेंगे। तो कितना है हमारा रुपीज 6,000 का हमारा क्या हो रखा है, ओवर वैल्यूएशन हो रखा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर अंडर वैल्यूएशन है तो जो वैल्यूएशन हमारी है वो माइनस हो जाती है, ओवर वैल्यूएशन तो हमारी को प्लस हो जाती है। अब यहां पे हम कितना लिखेंगे 6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 अगर हम देखें तो उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी बच्चों, आज भी जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें भी मैंने उसको दोबारा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर 2 वर्ड यूज हुआ है तो हमारी उतनी हुई है बढ़ गई जितना कि 2 के बाद अमाउंट दे रखा है, और अगर बाई वर्ड यूज हुआ है तो इतनी हमारी बढ़ी है, हमारे ओरिजिनल वैल्यू में उतनी जोड़नी पड़ेगी तब हमारी बुक वैल्यू आएगी। अब यहां इन्होंने 2 वर्ड यूज किया है कि लैंड बिल्डिंग बढ़ के हमारी 5 लाख हो गई। बुक वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 4 लाख, तो 4 लाख थी 5 लाख होगी तो कितनी बढ़ी हमारी 1 लाख बढ़ी। अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ओरिजिनल वैल्यू डेबिट होती है इसकी साइड, तो हम ओरिजिनल साइड में ये लिखेंगे डेबिट ही करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हमारा 1 लाख। नरेशन हम लिख देंगे लैंड
एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई। नंबर 4 अगर हम देखें तो इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख। देखिए ये डिफरेंस जो मैं बता रहा था, यहाँ पे तो बढ़ के 5 लाख हुई थी पहले वाले में, यहाँ पे बढ़ी ही 5 लाख से है और बुक वैल्यू हमारी 4 लाख, माने 4 लाख हमारी बुक वैल्यू थी, 5 लाख से बढ़ के अब कितनी होगी हमारी 9 लाख, माने बढ़ी 5 लाख से। पहले में हमारी 5 लाख हुई थी बढ़ के, तो 1 लाख का हमारा इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंक्रीज ही 5 लाख से हुई है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, देखेंगे आप कि हमारा जो है टू वर्ड यूज किया है या बाय वर्ड यूज किया है। बच्चों अगर टू वर्ड यूज किया है तो हम बुक वैल्यू और जो 2 के बाद जो भी वैल्यू आई है उसके बीच का डिफरेंस करेंगे और उसको यहाँ पे एंट्री में हम लिखेंगे। जबकि अगर बाई वैल्यू यूज हुई है तो इसका मतलब है कि बाई के बाद जो वैल्यू है वही हमारी पड़ी है और वही वैल्यू हम एंट्री में मेंशन करेंगे। तो नरेशन इसका लिख देंगे हम कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख। नेक्स्ट अगर हम एंट्री देखें उसमें हमारा दिया गया है नंबर 5 में a debtor whose due of ₹40,000 was written off as bad debts last year। एक डेटर था कोई, पिछले साल उसने पैसे देने से मना कर दिया था 40,000 रुपए, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट्स मान लिया था। अब उसने क्या करा 30,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। आपको बताया गया था, हमने जो है लास्ट क्लास में भी इस टॉपिक को किया था कि जब भी हमारे पास डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता है तो उसको हम बैड डेट से रिकवर्ड के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जब पैसा हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा है हमारा 30,000। डेटर हमारी असेट्स है, तो असेट्स से रिलेटेड जो है हमारी इनकम हुई है, तो इनकम भी हम कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो 6th एंट्री इसी की हमारी क्या हो जाएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 30,000, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। ये हमारी नंबर 5 माने पहले हम पैसा आने की एंट्री करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड की, और उसके बाद उस पैसे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, ट्रांजैक्शन हमारी है एन ओल्ड कस्टमर, कोई पुराना कस्टमर था हमारा, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, उसका अकाउंट भी हमारा बैड कैटेगरी में डाल दिया था हमने लास्ट ईयर। उसने क्या किया, हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹15,000। डिफरेंस देखिए, जो से पहले वाली ट्रांजैक्शन थी उसमें उसने पैसे दे दिए थे, इसलिए हमने कैश में डाला था उसको। यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे उसने दिए नहीं है पैसे, उसने कहा है कि मैं पैसा दे दूंगा, उसने प्रॉमिस करा है 15,000 देने के लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, कैश तो नहीं बढ़ाना हमारे पास, डेटर हमारे पीछे हमने वो क्लोज कर दिया था अकाउंट का, हमने मान लिया था कि इसने पैसे नहीं देने हैं, अब उसने प्रॉमिस कर दिया देने के लिए, तो अगेन वो हमारा क्या बन गया, डेटर। तो डेटर हमारे इंक्रीज हुए हैं, और आप जानते हैं कि डेटर क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट की ओरिजिनल साइड क्या होती है, डेबिट। और जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो उसको ओरिजिनल साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं, हमारे हम डेटर को डेबिट करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 से हमारे डेटर इंक्रीज, तो वैल्यू ऑफ डेटर इंक्रीज बाई ₹15,000। नेक्स्ट अगर हम देखें, a liability for claim included in creditors for ₹20,000 is settled at ₹16,000। माने क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटी थी हमारी, क्लेम हमें किसी का देना था,
20,000 की हम उसको मान के चल रहे थे कि 20,000 देने पड़ेंगे हमें, लेकिन काम कितने में चल गया हमारा 16,000 में, माने 4,000 बच गए हमारे। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? पेमेंट जब करेंगे हम क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, हम जानते हैं हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर देंगे हम क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में हमने पैसे दिखा कितने रखे हैं 20,000, तो जो अकाउंट क्लोज करेंगे वो भी हमें कितने से करना पड़ेगा? उन्होंने कहा फुल सेटलमेंट, तो पूरे से क्लोज करना पड़ेगा, माने 20,000 से ही क्लोज करेंगे। अब हमारे पास से क्या गए हैं? पैसे गए हैं। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। पैसे कितने गए? 16,000 रुपए। कितने बच गए हमारे? 4,000। ये कहाँ डाल देंगे जी? हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट हमारी है अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को हमने कंप्यूटर खरीदा हमने ऑफिस के लिए ₹40,000, 40,000 रुपए का। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने क्या कर दिया गलती से? था क्या वो हमारा? मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, जब भी हम कुछ भी ऑफिस के लिए खरीदेंगे, चाहे वो टाइपराइटर होगा, वो कंप्यूटर होगा, चाहे वो हमारी जो है कैबिनेट होगी, फर्नीचर होगा, कुछ भी होगा, उसको हम किस नाम से प्रेजेंट करेंगे? उसको हम प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो ये कंप्यूटर भी क्या था हमारा? ऑफिस इक्विपमेंट हमारा था, असेट हमारी थी। बाय मिस्टेक हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? इसको ऑफिस एक्सपेंस मान लिया। इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 को हमें इसको लिखना है बुक्स में। क्या करने के बाद? चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगा के हमारी नेट वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? इसकी वैल्यू लीजिए, कितने का परचेज किया हमने? 40,000 रुपए का परचेज कराया जी। मल्टीप्लाई बाई रेट देख लीजिए, डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है कितना? 10% दिया हुआ है, माने 10/100 मल्टीप्लाई बाई। अब ये असेट इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास कितने दिन तक रही है, उतने दिन का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसको परचेज किया 1 अक्टूबर को, माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो हमारे इस ईयर के हो गए। उसके बाद अकाउंट्स क्लोज होता हमारा 31 मार्च को, माने जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हमारे नेक्स्ट हमारे कैलेंडर ईयर के हो गए, माने मिला के इस अकाउंटिंग ईयर के 6 महीने हमारे हो गए जिसमें वो कंप्यूटर हमारे पास रहा है। तो मल्टीप्लाई बाई 6/12 करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले बच्चों, 6 to the 12, 2 to the 4, माने 2,000 रुपए, 2,000 रुपए जो है वो हमारा क्या है? इस तरह से डेप्रिसिएशन आया हमारा। किस ईयर का है डेप्रिसिएशन हमारा? ये हमारा आया है 2016, जो हमारा 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होंगे, 31 मार्च 2017 को एंड होता है, माने 1 साल का होगा हमारा ये। लेकिन हमने तो कब देखना है? हम देख रहे हैं 31 मार्च 2018 को, तो 2 साल हो गया हमारे, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। माने 40,000 उसकी वैल्यू थी हमारी 1 अक्टूबर 2016 को। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम कब? 31 मार्च 2017 को। डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा? 2000 लगा, तो माइनस होने के बाद लेस डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बचेगी हमारी? 38,000 बचेगी। अब हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं 1 अप्रैल 2017, जबकि हमें कब वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 31 मार्च 2018। अब क्या करना पड़ेगा हमें? इस अकाउंटिंग ईयर का भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन कैसे निकाले जी डेप्रिसिएशन? इन्होंने कहा बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, माने इस साल जितना बैलेंस बचा उसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन लगेगा। माने कितने के ऊपर लगेगा जी? हमारा 38,000 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेप्रिसिएशन हमारा
वैल्यू हमारी है 38,000 मल्टीप्लाई बाई 10% हमारा रेट है। अब अगर टाइम देखें तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च माने पूरा एक साल हमारा हो चुका है। तो मल्टीप्लाई बाई में मंथ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर हम निकालें इसको तो 3800 हमारा इस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 38,000 हमारी साल के शुरू में वैल्यू थी, माइनस कर देंगे 3800, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 34,200 उसकी आज की डेट में ऑन 31 मार्च 2018 उसकी नेट वैल्यू है। यही हम बुक में शो करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी जी, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ेंगे, असेट है डेबिट होएगी, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,200 34,000। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा